नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी फ्री आंसर राइटिंग चल रही है पेपर 5 की, उसका आज डे 3 और डे 4 के जो आंसर राइटिंग है वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग डे 1 की क्लास देख लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को डे 1 और डे 2 का आपको डिस्कशन करवाया गया था आंसर फॉर्मेट का। उसको देख लीजिएगा, आपको उससे ये समझ में आएगा कि इंट्रो कंक्लूजन कैसे लिखना है और मेन बॉडी में हमें क्या क्या करना है। जब क्वेश्चन आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं आ रहा है तब क्या करना है। ठीक, तो अब देख लेते हैं डे 4 और डे 3 को आज हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे और कम से कम शब्दों में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और हाँ, ये आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो टेलीग्राम चैनल से आपको क्या फायदा हो जाएगा, वहां पे आपको रोज डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि एकदम फ्री रहते हैं। आप लोग उनको लिखकर सबमिट कीजिएगा, आपको वो 24 घंटे में चेक होकर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। 125 शब्दों में ये हम लोगों को करना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रो देखते हैं कि क्या कहना है। 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश का विशेष महत्व रहा है। यह प्रदेश इस क्रांति का प्रमुख केंद्र था। पहली और संगठित विद्रोह की लहर यहीं उत्तर प्रदेश से उठी, जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिला दिया। ठीक है, इंट्रो ठीक है, आप लोग इंट्रो में ये डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है हमें इंट्रो 20 से 25 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इंट्रो हमारा जगह घेर लेगा। मेन बॉडी जो मेन पार्ट है उसको हम लोग मुख्य कह सकते हैं, मुख्य उत्तर का जो मुख्य भाग है उसको हम लोग नहीं ठीक से दर्शा पाएंगे। ठीक है, तो इंट्रो को 20 से 25 शब्द में रखना है। ये इंट्रो ठीक है। ठीक, फिर उत्तर प्रदेश में 1857 के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं, उन पर बात कर लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र रहे हैं, तो देखिए लखनऊ रहा है, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, बरेली और फैजाबाद, ये इन क्षेत्रों की बात हो गई है। बेहतर है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मानचित्र बनाया है। बरेली, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी और मेरठ। तो देखिए ये सेम चीजें दो हो गई। अब आप लोगों ने यहीं पर डायग्राम बना दिया, मान लीजिए। ठीक, और यहीं पर फिर आप लोगों ने यहाँ पर मैप बना के और उसमें जगह दर्शा दी। तो ये वाला एरिया जो आप लोग काट दीजिएगा, है ना, डायग्राम वाला, सिर्फ आप लोग मानचित्र वाला रखिएगा, क्योंकि मानचित्र में सेम चीज दिखाई गई है और चीजें बेहतर समझ में भी आ जाती है मानचित्र में। ठीक है ना, तो ये हमें दिखाने का जरूरत नहीं था, यहाँ पर मानचित्र हम लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है कि मेरठ के बारे में जान लेते हैं कि मेरठ के बारे में क्या क्या बात हो रही है। इसका मुख्य महत्व है 1857 में 10 मई 1857 को यहीं से शुरुआत हुआ था। ये 1857 का विद्रोह मुख्यतः कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी की अफवाह से सैनिकों में असंतुष्टि का होना, और इस टाइप के शब्दों को काटपीट से बचना है ना। शब्दों की काटपीट से नहीं बचोगे तो क्या होगा, फिर आपके जो नंबर है वो काट लिए जाएंगे। मान लीजिए अगर एक आंसर में आपका 0.5 नंबर भी कटा तो 20 क्वेश्चन में काफी घाटा आपको हो जाएगा, और 5 से 6 नंबर नीचे आने में ना एक पेपर में बहुत नीचे चले जाओगे आप। ठीक, फिर देख लीजिएगा यहाँ पर अंग्रेजों के अधिकारी को मार कर दिल्ली में जफर को अपना राजा घोषित किया। ये ठीक है। इसमें से अगर आप एक आध पॉइंट करके ना इधर ये डाल देते कि यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन था और दमनकर्ता कौन था, तो आपका एक पॉइंट शायद आपको एक्स्ट्रा मिल जाता। तो नेतृत्वकर्ता यहाँ पर कौन, मंगल पांडे थे। ठीक, और आपके दमनकर्ता कौन थे, यहाँ पर जनरल हैबिट थे। ठीक, तो ये आप लोग पॉइंट वाइज आप डाल सकते थे। ठीक, फिर दिल्ली, तो दिल्ली तो यूपी में है नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्यों लिखा है कि यद्यपि यह उत्तर प्रदेश से बाहर है, किंतु मेरठ से सैनिक यहाँ पहुंचकर विद्रोह कर प्रतीक का स्वरूप का केंद्र बना। तो ठीक है, इतना डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर कानपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ से नाना साहेब ने तो नेतृत्व किया, लेकिन दमनकर्ता कौन थे, दमनकर्ता यहाँ पर कैंपबेल थे। ठीक, कैंपबेल का भी नाम याद रखिएगा। ठीक, फिर लखनऊ की बात कर लेते हैं। बेगम हजरत महल ने यहाँ पर नेतृत्व किया, और दमनकर्ता कौन, तो दमनकर्ता कैंपबेल, क्योंकि कानपुर और लखनऊ पास में ही है तो वही एक ही इंसान कर लेगा। तो कैंपबेल ने यहाँ पर दमन किया, कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया। बाद में कैंपबेल की सेना ने पुनः कब्जा कर लिया और अवध क्षेत्र का सबसे प्रमुख केंद्र रहा। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है। बरेली, खान बहादुर खान ने यहाँ पर नेतृत्व किया, और यहाँ पर दमन किसने किया, कर्नल नील ने। तो ये पॉइंट भी याद हो जाएगा। ठीक, बेहतर पॉइंट है। झांसी, झांसी में सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व यहाँ का कर रही थी, और दमन करता कौन था, हीरोज। ठीक, तो ये हो गया पॉइंट, और इसके बाद हम लोग सीधा कंक्लूजन दे देंगे। देखिए इसमें सबसे बेहतर क्या रहा है, देखिए इंट्रो हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक, और यहाँ पर मानचित्र भी बना दिया गया है। ये जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कटवा दिया है। इसके बाद वन बाई वन
जो यूपी के प्रमुख क्षेत्र थे 1857 से संबंधित, वहां पर नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता को देख लिया, और वहां से रिलेट जो चीजें हैं, प्रमुख पॉइंट थे, उनको देख लिया, बेहतर है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखा गया है? उत्तर प्रदेश 1857 के विद्रोह का हृदय स्थल था, समूचे भारत को स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया, जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकता और साहस का उद्भव उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अच्छा है, ये कह सकते हैं कंक्लूजन ठीक है, निष्कर्ष ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है। और अब देख लेते हैं इसमें, देखिए अगर ये पॉइंट हमारा नहीं लिखा होता तो इसमें ये जगह बच जाती, और यहाँ पर देखिए ये भर भर के जो लिखा है ना लास्ट तक, ये 200 शब्द के आसपास जा रहे हैं, तो ये शब्द हम लोग बच जाते और 125 में ये आंसर हो जाता अगर ये ना होता पैराग्राफ। ठीक है, तो हमें चीजें कोशिश करनी है कम से कम चीजों में कंप्लीट कर लेना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसका इंट्रो और कंक्लूजन पर काम करते हैं, मेन भाग पर भी बात करेंगे। मंगल पांडे की 1857 के विद्रोह में भूमिका का मूल्यांकन करना है। अब मंगल पांडे को प्रॉपर हमें सेंटर में लेना है और उनकी क्या भूमिका रही 1857 में उसको समझना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। तो 200 शब्दों में तो जाहिर सी बात है ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको बेहतर तरीके से देखते हैं। 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो वीर सेनानी के मंगल पांडे प्रथम माने जाते हैं। ठीक है, उनका विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम संगठित सैन्य विद्रोह की चिंगारी बना। अब देखिए इसमें ये अच्छा है, भूमिका ठीक है, लेकिन इसमें आप अंडरलाइन क्या कर सकते थे कि उनका ये विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम संगठित सैन्य विद्रोह की चिंगारी बना, इतना आप रेखांकित कर सकते थे। तो मैं जैसे जहां पर भी मौका मिलता है तो बताता रहता हूँ कि रेखांकित जरूर करना है। चीजें रेखांकित करने से क्या होगा, एग्जामिनर की सीधी जो नजर जाएगी वो वहां जाएगी जिस चीज को आप दिखाना चाहते हैं। ठीक, और भूमिका ये ठीक है, भूमिका शब्द सीमा भी ठीक है भूमिका की। ठीक, अब देख लेते हैं विद्रोह की तत्कालिक पृष्ठभूमि। तो तत्कालिक पृष्ठभूमि क्या थी? सैनिकों में असंतोष, कारतूस में गाय सूअर की चर्बी का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को आहत करना। धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे कर दिया था? क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी, तो गाय की चर्बी से हिंदुओं को दिक्कत हुई, वो आहत हुए, और सूअर की चर्बी से मुस्लिम आहत हुए। ठीक, अब मंगल पांडे की भूमिका देख लेते हैं। मंगल पांडे नेटिव इन्फेंट्री 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर सैनिक छावनी में अंग्रेज अफसर की हत्या कर विद्रोह का बिगुल फूका। विद्रोह का तत्कालिक प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस था। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे सीधा लिख देते हैं विद्रोह के कारण। ठीक, फिर देख लेते हैं सशस्त्र विद्रोह कैसे होता है? फिर गिरफ्तारी और फांसी, और फिर इसके क्या प्रभाव पड़े, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन जैसे लिखा है अभी उस पर देख लेते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के अफसरों में मेजर ह्यूसन और बॉब पर हमला कर सैनिकों को प्रेरित किया। देखिए अब यहाँ पर कैसे शब्द सीमा बढ़ाई जा रही है, आप सीधा ये भी तो लिख सकते थे ना, मंगल पांडे ने ह्यूसन और बॉब पर हमला किया। आपने यहाँ पर लिखा अंग्रेज अफसरों, तो अंग्रेज अफसरों ये 2 शब्द 3 शब्द आप कम कर सकते थे क्योंकि आपको जगह बचानी है आगे, है ना। फिर उनके साहसिक आक्रमण के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो ऐसे शब्द देखिए, बीच में फिर काटपीट हुई है, और काटपीट होती है तो वहां पर सीधी नजर चली जाती है, काटपीट से बचना है। ठीक, मंगल पांडे की घटना को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। यह विद्रोह जल्द ही मेरठ, दिल्ली, कानपुर और पूरे भारत में फैल गया। अब देख लेते हैं इसकी ऐतिहासिक महत्व क्या रहे। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम वीर नामक माने जाते हैं, जिनका प्रतिरोध ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ था। ठीक है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पॉइंट हो रहे हैं, इसको छोटा किया जा सकता है। अंग्रेजी सत्ता को भारतीय सैनिकों के मन में असंतोष और विद्रोह की भावना का एहसास मंगल पांडे के कारण हुआ। उनकी याद में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए। तो ये जो है ना मंगल पांडे, ये वाला पॉइंट आप सीधा सीधा काट भी सकते थे, इसको नहीं रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, उनके कार्य को राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। ठीक है भैया, आज मंगल पांडे से जुड़ी कई भावनाओं में नाटक और फिल्में भी बनी हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाती रहेंगी। तो इतना लिखने का यहाँ पर जरूरत थी नहीं। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। मंगल पांडे की भूमिका 1857 के विद्रोह में निर्णायक रही। उनका प्रतिरोध न केवल सैनिकों बल्कि जनता को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित करना था। ये निष्कर्ष ठीक है। ठीक है, निष्कर्ष तो यहाँ पर ठीक है। अब देखिए मैं जो बताता वो मैं बताता ऐसे कि देखिए मंगल पांडे, मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया है, इस फॉर्मेट पर भी आप सीधा सीधा लिख सकते थे। जैसे मंगल पांडे देख लिया, साहसी व्यक्तित्व में 2 पॉइंट लिख सकते थे, है ना। संस्कृति एवं धर्म के रक्षक, इस पर 2 पॉइंट, या मान लीजिए आपको 3 पॉइंट आ रहे हैं तो 3 पॉइंट ये मेन हेडिंग हो जाती है ना। हेडिंग और सब हेडिंग्स में आप अगर बांटते
तो बेहतर होता और कम जगह में अच्छा क्वेश्चन लिख दिया जाता। अगुआ व्यक्तित्व में लिख सकते थे 2 पॉइंट्स, ठीक। प्रेरक व्यक्तित्व में 2 पॉइंट्स लिखे जा सकते थे और फिर उसके बाद कंक्लूजन दे दिया जाता। और इंट्रो तो आपने लिखा ही था, ठीक। तो इंट्रो ये हो जाता मेन भाग में आपका, मेन पार्ट में, और फिर हो जाता आपका कंक्लूजन, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए और कम से कम शब्दों में अच्छा आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। आप देख लेते हैं डे 4 के आंसर, है ना। तो डे 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, विश्लेषण कीजिए। 125 शब्द, मतलब 8 नंबर में आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे ज्वलंत और प्रेरणादायक शख्सियतों में से एक थी। उनकी भूमिका को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है भूमिका, है ना। देखिए मैं बताऊं आपको कि भूमिका आप कोशिश कीजिए एक पैरा में कंप्लीट कीजिएगा, है ना। एक पैरा में कर लोगे तो वो भूमिका सबसे अच्छी मानी जाती है। आप ऐसा नहीं कीजिए कि 2 पैरा में या डायग्राम के माध्यम से या फिर कोड के माध्यम से वहीं के वहीं खत्म कीजिएगा। एक ही पैरा में कोशिश कीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फिर से लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। पॉइंट देख लेते हैं। झांसी का सशक्त नेतृत्व और संगठन, और विलय नीति का विरोध और विद्रोह का कारण, झांसी का घेराव और वीरतापूर्ण युद्ध, क्रांति का विस्तार और अंतिम बलिदान। तो ठीक है, ये डायग्राम ठीक है, लेकिन इसको इतना लिखने की जरूरत थी नहीं। यहीं पर इतना लिख के ना सीधा यहाँ तक लिखने के बाद भूमिका को, और इसके बाद सीधा डायग्राम बना सकते थे, है ना। इतनी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये 10 शब्द आपके सीधे सीधे कम हो जाते, ठीक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या इसमें देखा गया है। विलय नीति का विरोध और विद्रोह का कारण, ठीक है। विलय नीति का विरोध क्यों किया और विद्रोह का। उत्तराधिकार का अस्वीकार, पति महाराज की मृत्यु के बाद डलहौजी से व्यक्तिगत सिद्धांत का लागू करते हुए दत्तक पुत्र दामोदर राव को वैध उत्तराधिकार न मानने से इनकार कर दिया गया, इसलिए विद्रोह का कारण बना। तो इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा आप लिख सकते थे यहाँ से कि डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करते हुए दत्तक पुत्र का उत्तराधिकार मानने से इनकार था। इतना लिख सकते थे आप, क्यों इतना लंबा लिख दिए हो, है ना। ये आप थोड़ा ज्यादा खींच दिए हो उसको, क्योंकि शब्द सीमा बहुत ज्यादा हो जाएगी। झांसी को बचाने का संकल्प, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा, इसी अन्याय के विरोध में रानी की गर्जना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नारा विद्रोह का कारण बना। प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो पति की मृत्यु के बाद एक प्रशासक के रूप में अपनी दक्षता इन्होंने साबित की, ठीक है। फिर झांसी का सशस्त्र नेतृत्व और संगठन, देखिए, और यहीं पर देखिए क्रांति का विस्तार, ये मैप ठीक है। यहीं पर देखिए यूपी का कालपी दिखाया गया, झांसी दिखाया गया, रानी वाला एरिया, और ग्वालियर दिखाया गया, क्योंकि इसी क्षेत्र में रानी झांसी का जो विद्रोह हुआ वो इसी क्षेत्र में होगा। झांसी से स्टार्ट हुआ था, फिर वो चली गई थी कालपी, और कालपी से फिर ग्वालियर पर कब्जा किया था, और ग्वालियर में ही वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक। तो ये मानचित्र ठीक है, छोटा सा आकार देकर आप यहीं की यहीं मानचित्र बना सकते हो। मानचित्र आपका बेहतर माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको बेहतर तरीके से क्षेत्र पता है, ठीक है। तो मानचित्र अच्छा है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स जो नेतृत्व और संगठन के बारे में दिए गए हैं। उन्होंने स्वयं सेना का गठन किया और प्रशिक्षित किया, ठीक। साधारण जनता को भी विद्रोह में शामिल के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक चरण झांसी की सफल रक्षा किया, जो झांसी की सफल रक्षा की वो प्रारंभिक चरण था, तो ठीक है, ये बेहतर रहेगा। झांसी का घेराव और वीरतापूर्ण युद्ध, जो हीरोज था उन्होंने झांसी का घेराव किया था, लेकिन रानी ने अपना यहाँ पर समर्पण नहीं किया था। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा गया है कि सर हीरोज ने बड़ी वहीं से झांसी का घेराव रानी के समर्पण से इनकार कर दिया। रानी ने स्वयं किले की दीवार पर सैनिकों का नेतृत्व किया। जब सफल नहीं हुई तो साहसपूर्ण बाहर निकली, कालपी चली गई, और यह पलायन उनकी निर्भीक का प्रतीक भी था, ठीक। क्रांति का विस्तार और अंतिम बलिदान, अब क्रांति का विस्तार देख लेते हैं। कालपी में लड़ाई हुई, ग्वालियर पर कब्जा किया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा सराय में वीरगति को प्राप्त हुई। वहीं फूलबाग में उनकी समाधि भी बनी हुई है, आप लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों ने आप में से देखी भी होगी। फिर देखिए यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया गया, रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका भारतीय राष्ट्रवाद और महिला शक्ति का प्रतीक, एक नैतिक वीरतापूर्ण आयाम दिया। हीरोज ने स्वयं कहा है विद्रोही में एक अकेली मर्द थी। तो ठीक है, ये चाहती आप तो निष्कर्ष ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें आप शब्द सीमा देखिए कितने शब्दों में लिखना था इसको, 125 शब्द में। अब कहीं से भी आप इसको देख के बताइएगा कि 125 में लग रहा है। कंक्लूजन आपका लास्ट तक गया है, पेज में बनने से ही रहा, अगर एक लाइन और लिखनी होती तो कहाँ पर लिखते। तो आप देखिए इसको, ये जो पॉइंट्स है ना लंबे लंबे किए हैं, इनको शॉर्ट कीजिएगा, है ना। जैसे मैं कई कई जगह बताया हूँ वो आप शॉर्ट कर सकते थे, ठीक। ज्यादा ज्यादा शब्दों में मत लिखिए, जितना शब्द कम हो सके उतना ठीक माना जाएगा आपका आंसर, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए 200 शब्द। आप लोग ये क्वेश्चन जमा कर सकते हो लिखकर टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पर आप फ्री आंसर राइटिंग चल रही है, ये फ्री चल रहा है आपका पेपर 5, तो वहां पर जुड़िए, आप अपना क्वेश्चन लिखकर सबमिट कीजिए और आपको 24 घंटे में आंसर वहां से फीडबैक मिल जाएगा। जो भी आपको सुधार करना है सुधार कीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। इंट्रो में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एक क्रमिक और बहुआयामीय प्रक्रिया थी जिसमें मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये इंट्रो आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा भाई? क्योंकि यहीं से देखिए इन्होंने भूमिका में ही 3 चरणों को स्थापित कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। भूमिका एकदम आपकी अलग होनी चाहिए, फिर उसके बाद आप मेन बॉडी को स्टार्ट कीजिएगा। तो इसमें ये लिखा जाता था कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय एक क्रमिक और बहुआयामी प्रतीक थी। इतना लिख के फिर यहाँ से लिखा जा सकता था कि भारतीय समाज को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। ये आप लोग लिख सकते थे इसमें बेहतर तरीके से, तो आपका जो इंट्रो है वो बेहतर माना जाता। फिर देखिए प्रथम चरण उदारवादी चरण है जो 1885 से 1905 है, सबको पता है। उदारवादी चरण में क्या हुआ था? प्रार्थना, याचना और विरोध हुआ। नेता कौन कौन थे? सारे के सारे कह सकते हैं कि सीनियर नेता जो थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे के सारे नेता उदारवादी चरण में आते हैं। योगदान और उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या बात हुई थी? विधान परिषद का विस्तार कर भारतीयों की भागीदारी की गई थी। उच्च सेवाओं में भारतीयों को अवसर दिया जाए, इसकी भी बात हुई थी, है ना। सैन्य खर्च में कमी की जाए, नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए, ये भी बात हुई थी यहाँ पर। तो इसमें भी यही सब पॉइंट लिखे होंगे। देखिए विधान परिषद का विस्तार, उच्च सेवाओं को भारतीय का अवसर, सैन्य खर्च में कमी, नागरिक अधिकार की रक्षा। इस चरण में भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना जगाई। दादा भाई नौरोजी ने ट्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत कर ब्रिटिश आर्थिक शोषण उजागर किया। तो ये हो गया आपका उदारवादी चरण। ठीक, उदारवादी चरण को डायग्राम के माध्यम से ठीक से समझाया गया है, तो ये बेहतर है। ठीक, अब देख लेते हैं द्वितीय चरण। अब इसी उदारवादी चरण को आप क्या कह सकते थे? संवैधानिक सुधारों पर बल दिया गया था। चाहते तो ऐसे संवैधानिक सुधार भी यहाँ पर एक दो लिख दिए जाते तो भी आपका बेहतर मान लिया जाता। द्वितीय चरण में उग्रवादी और चरमपंथी चरण की बात हो रही है 1905 से 1919। ठीक, तो उग्रवादी चरण में क्या हुआ? आत्मनिर्भरता पर ज्यादा बल दिया गया। सक्रिय प्रतिरोध, भीख मांगने की बजाय हासिल करना, मतलब भीख नहीं मांगनी है अंग्रेजों के सामने, बल्कि आजादी को हासिल करना है। तो ये था उग्रवादी चरण। प्रमुख नेता कौन थे? लाल बाल पाल, आप लोगों को पता ही है ना। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। मुख्य उद्देश्य और योगदान में क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर? स्वराज प्राप्त करना, जिसे तिलक ने मेरा जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया। स्वदेशी पर जोर, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, जैसे कपड़े वगैरह का बहिष्कार हुआ था, है ना। सरकार के खिलाफ जन आंदोलन बढ़ गए थे इस टाइम पर। ठीक, यह चरण उच्च वर्ग से निकलकर आम जनता तक भी पहुंच गया था, आम जनता भी इसमें भाग लेने लगी थी। स्वतंत्रता के लक्ष्य को स्पष्ट किया गया था। लोगों में आत्मविश्वास और बलिदान की भावना को भरा गया था। तो ये हो गया हमारा कौन सा? उग्रवादी चरण। ये भी ठीक है, ये डायग्राम के माध्यम से समझा दिया गया, बेहतर है। इसमें स्वराज की मांग को पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गांधीवादी चरण की बात हो रही है। तो गांधीवादी चरण कब से कब तक रहा है आपका? 1919 से 1947 तक, क्योंकि गांधी जी 1915 में कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका से वापस आ गए थे। तो अब इसको हम लोग कह लेते हैं 1919 से 47, जब तक आजादी नहीं मिल गई उसको कहते हैं गांधीवादी चरण। ठीक, चलिए देख लेते हैं कार्यप्रणाली क्या रही। सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन की बात की गई यहाँ पर। ठीक, प्रमुख नेता कौन थे? सारे के सारे शिक्षित नेता थे यहाँ पर। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, और प्रमुख आंदोलन की बात करें तो बड़े आंदोलन जो गांधी जी के हुए हैं वही रहेंगे इसमें। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और उद्देश्य और योगदान यहाँ पर क्या रहा है? 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये आप लोगों को पता ही है। अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता को दूर कर समाज सुधार करना, यहाँ इस पर भी प्रमुख बल दिया गया था। ठीक, गांधी जी ने राष्ट्रवाद को एक जन आंदोलन बना दिया। सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र सक्रिय रूप से भाग हुए थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसमें सारे लोगों ने भाग लिया था, किसानों ने भी लिया था, मजदूरों ने भी लिया था, महिलाओं ने भी लिया था। कई महिलाएं गुप्त रेडियो कह सकते हैं, है ना, जमीनी स्तर पर रेडियो को, और छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे इसमें। फिर यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कंक्लूजन। इससे ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः स्वतंत्रता मिल गई, है ना। ठीक है, कंक्लूजन ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें
क्या है, बेहतर है ये क्वेश्चन। डायग्राम के माध्यम से तीनों चरणों को बेहतर तरीके से समझा दिया गया है। चाहो तो इसमें कंक्लूजन थोड़ा और अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक। ऐसे शब्दों को काटने से बचें। देखिए ये शब्द, अब देखिए यहाँ पर कितना भद्दा शब्द लग रहा है ये। कंक्लूजन से पहले इस कटे हुए शब्द पर आपका नजर जा रहा होगा, मेरा तो जा ही रहा है, आपका भी जा रहा होगा, है ना। तो इन शब्दों से काट पीट से बचना है, नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और बाकी ऑल ओवर ये ठीक है। और इंट्रो एकदम गलत था, क्योंकि इंट्रो में आपको पहले इंट्रो लिखना है प्रॉपर, फिर मेन बॉडी की ओर आपको जाना है। और इसमें क्या गलती की गई है कि इंट्रो के साथ ही मेन बॉडी को स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये गलती मान ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए शब्द सीमा को बहुत ज्यादा रखा गया है इस वाले क्वेश्चन में, देखा जाए तो 125 की जगह कम से कम 200 शब्द में इसको लिखा गया है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि वहां पर 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट की करने हैं, वो नहीं कर पाओगे आप। और मंगल पांडे वाले में मैंने एक फॉर्मेट बताया था, अगर आपको बेहतर लगे तो ये फॉर्मेट जरूर यूज कीजिएगा। और इसके माध्यम से ये क्वेश्चन आप बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। और यूपी की जहां पे बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ये अनवांट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा लिख दिया गया है। और सीधा आप मैप के माध्यम से इतना लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन हम लोग 2 डे के एक साथ कर लेते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, और जो फ्री आंसर राइटिंग चल रही है उसका लाभ उठाइए यार। लिखिए वहां पर जो आपको कमेंट के माध्यम से दिया जाए एवेल्युएट कॉपी में, वो आप सुधार कीजिएगा। तो आपकी स्थिति शायद जब तक रिजल्ट आएगा जब तक बेहतर हो जाएगी। रिजल्ट के बाद हम कोई प्रोग्राम जरूर लाएंगे, जो कि रैपिड प्रोग्राम हमारा रहेगा मेंस को लेकर, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।